इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो कि बेस्ड है गुरुत्वाकर्षण पे यानी कि ग्रेविटेशन पे, लेकिन साथ में हम लोग इसमें कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तु के बीच में काम करता है, किसी भी दो वस्तु के बीच में लगता है। ये शायद आप सभी को पता होगा और आपको याद भी रखना है, इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। और ये नियम ही कहता है कि अगर ये दो कण है, मान लीजिए इसका मास m1 है और इसका मास m2 है और इसके बीच की दूरी है r, तो इस दोनों के बीच में एक बल लगेगा, यानी कि m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा और ये m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा, एक फोर्स के साथ खींचेगा। ये फोर्स लिखा जाता है कैपिटल G m1 m2 और इसके बीच की दूरी के स्क्वायर डिवाइड में। तो इस सवाल में ये पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण बल ये उनके बीच की दूरी के साथ कैसे संबंध रखता है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल इसके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली है, यानी कि वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती है। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती। जी का मान आपको ध्यान में रखना है। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसका वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट किया था सर हेनरी कैवेंडिश। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है कि जी का वैल्यू सबसे पहले सर हेनरी कैवेंडिश ने कैलकुलेट किया था। नेक्स्ट है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। आपने देखा F डायरेक्टली m1 m2 के, उसके बाद उनके बीच के दूरी पर डिपेंड करता है F इनवर्सली r स्क्वायर के, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक पे भी F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो F क्या है, G पे भी डिपेंड करता है। हमारा आंसर है C, उनके बीच के माध्यम पे निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये दो मास m1 है m2 है और इसके बीच की दूरी r है और इसके बीच में हवा है और ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं F। अगर हम इस दोनों मास को पानी में डाल दें, m1 m2, ये फिर से दूरी वही है r है, पानी में डाल दें, तब क्या फोर्स चेंज हो जाएगा? फोर्स का मान चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये पानी है, फोर्स का मान चेंज नहीं होगा, माध्यम पे निर्भर नहीं करता है ये बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा? माउंट एवरेस्ट की चोटी पे, कुतुब मीनार की चोटी पे, भूमध्य रेखा के किसी स्थान पर या फिर अंटार्कटिक के किसी स्थान पे। देखिए दो बात मैं यहाँ आपको बताऊंगा। पहला तो ये कि मान लीजिए अगर ये अर्थ है तो अर्थ के सरफेस पे जी का मान मैक्सिमम होता है। जी का मान मैक्सिमम होता है और कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पे जी का मान मैक्सिमम होगा। अब अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं या फिर नीचे आएं, जी का मान कम होगा, जी का मान कम होगा। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे मैक्सिमम होगा। अब अर्थ के सरफेस से चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, जी का मान हमेशा कम होगा। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाए यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर चढ़ गए तो इस केस में जी का मान कम होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कुतुब मीनार की चोटी पे चढ़ जाए यानी फिर से अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट पर चले गए तो यहाँ पे जी का मान कम हो जाएगा। हालांकि मैं बता दूं कि अगर हम अर्थ की सरफेस से 10 किलोमीटर की हाइट तक चढ़ते हैं यानी कि 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं तो हम जी का मान कांस्टेंट लेकर चलते हैं, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेकर चलते हैं। अगर हम उससे ऊपर जाएंगे तो हम ये मानते हैं कि अब जी का मान घट रहा है, तो इस केस में भी नहीं होगा। या तो आप क्या कीजिए, कम कर दीजिए, या फिर बोलिए कि 9.8 ही रहेगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद है भूमध्य रेखा के किसी स्थान पर और अंटार्कटिक के किसी स्थान पे। ये जो आप देख रहे हैं एक्चुअल में पृथ्वी जो है हमारी पूरी गोल नहीं है, चपटी हुई है इस प्रकार से। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। इक्वेटर पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ और साउथ में। तो याद रखिए कि इक्वेटर पे जी का मान, इक्वेटर पे जी का मान कम होता है, पोल पे ज्यादा होता है। ठीक है, इक्वेटर पे जी का मान कम होता है, पोल पे ज्यादा होता है। स्लाइटली कम होता है और स्लाइटली ज्यादा होता है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप देख रहे हैं। तो पोल पर अगर चले जाए तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड और से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, मेरे ख्याल से लगभग 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के करीब हो जाता है। ठीक है, तो कितना से बढ़ गया? 0.03 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो पोल पे क्या हो जाएगा? ये पोल हो गया हमारा, ये अंटार्कटिक रीजन ये देख रहे हैं, ये हमारा पोल है और ये पोल है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अंटार्कटिक के किसी स्थान पर ये महत्तम हो जाएगा क्योंकि भूमध्य रेखा पर तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी कम हो जाता है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये, दूसरा बात तो मैं ये बोला कि इक्वेटर पे चलेंगे तो जी का मान कम हो जाएगा, पोल पे ज्यादा रहेगा।
उसके बाद सरफेस पे मैक्सिमम होता है, उसके बाद ऊपर चले जाए सरफेस से या फिर नीचे चले जाए धरती के, जी का मान कम होगा और जी का मान सेंटर पे, पृथ्वी के सेंटर पे हो जाता है 0। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार। किसी वस्तु का भार क्या दर्शाता है? भार के बारे में मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं कि भार क्या है, मास यानी कि उस वस्तु का द्रव्यमान और गुने में गुरुत्वीय त्वरण। तो भार एक्चुअल में फोर्स है और भार का यूनिट भी होता है न्यूटन। वेट का, मास का यूनिट क्या होता है, द्रव्यमान का यूनिट होता है केजी और वेट का यूनिट क्या होता है, भार का न्यूटन। तो पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। तो ये हमारा सही जवाब है। याद रखिए कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा आकर्षण बल होता है, हमेशा खींचने का काम करता है, यानी कि वो लविंग फोर्स होता है, प्यार वाला फोर्स होता है। ठीक है, प्यार वाला फोर्स बोलते हैं इसे, यानी कि हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ये बल। नेक्स्ट, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। यह है अर्थ का रेडियस RE, और ये बोला कि यह पृथ्वी का सेंटर। अब इस सेंटर से पृथ्वी की जो त्रिज्या है इसके दुगुनी दूरी पर, यानी कि अर्थ के सेंटर से ये डिस्टेंस RE हो गया त्रिज्या के बराबर, और इसके ऊपर हम और चले जाते हैं RE के बराबर, तभी तो RE RE2 RE हो जाएगा। और यहाँ पर है कोई अंतरिक्ष यान। पूछा गया कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा अगर कोई यहाँ पे है अंतरिक्ष यान, तो इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो याद रखें आपकी हाइट के कारण, यानी कि सरफेस पे जी का मान होता है G कैपिटल G ME अपॉन RE का स्क्वायर, जिसे हम लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ से चले जाएं H हाइट पे, तब लिखा जाता है ये G ME RE प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हाइट के कारण कि हम सरफेस से किसी H ऊंचाई पर जाएं तो G का मान हम ऐसे लिखते हैं। हमारे इस केस में G ME RE, ये H कितना है, ये H कितना है, ये RE के बराबर है। H हम सरफेस से डिस्टेंस बोल रहे हैं, ये RE के बराबर है, तो ये हो जाएगा RE के स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो G ME ये आ जाएगा 4 RE के स्क्वायर। क्या आप इस दोनों को देख सकते हैं, G ME अपॉन RE का स्क्वायर, G ME अपॉन RE का स्क्वायर, ये दोनों सेम है। यानी कि जो हमारा नया G आया, इसे मैं G डैश बोल देता हूँ, G डैश, जो हमारा नया G डैश आया वो पहले वाले G के 1/4 हो गया, और पहला वाला G कितना था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम 4 से डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा सही उत्तर है। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर, और अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 kg। तो समझ में आया कि सरफेस से अगर H हाइट पे जाए तो G डैश ऐसे लिखते हैं। अगर हम हाइट 10 किलोमीटर तक है, हमारा हाइट अगर 10 किलोमीटर तक है, तब हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेकर चलते हैं। आपने जितना भी सवाल देखा होगा, मैंने न्यूमेरिकल करवाया कि ऊपर से मैंने बॉल को छोड़ दिया या फिर नीचे से फेंका, उस सारे में आपने देखा कि सरफेस से हाइट था कुछ न कुछ, लेकिन जी का मान मैंने क्या लिया, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया। क्यों? क्योंकि वो 10 किलोमीटर के अंदर था डिस्टेंस, इसीलिए। नेक्स्ट है, यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो तो उस ग्रह की सतह पे गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। ये है हमारा अर्थ। अर्थ का ये मास हो गया, अर्थ का ये रेडियस हो गया। तो अर्थ के सरफेस पे जी का मान कितना होता है, ये होता है जी कैपिटल G ME RE का स्क्वायर। इसी को हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि जी का मान आप जहां भी देख रहे हैं, ये किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब ये कहा गया कि कोई ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के आधा हो गया और रेडियस भी पृथ्वी के रेडियस का आधा हो गया, दोनों ही आधा हो गया। तो उस कंडीशन में जी क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल G मास आधा और रेडियस आधा, ये स्क्वायर। यहां से जी आ जाएगा G ME/2, ये RE का स्क्वायर इंटू ये 4 बनकर ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये देखिए G ME RE का स्क्वायर, क्या ये यही है, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 19.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। विराम से कहने का मतलब होता है कि u बराबर 0, यानी कि इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत वाला जो वेग था वो 0 था। यानी कि अगर ये ग्राउंड है
और यहाँ पे कोई वस्तु है। ये इनिशियली 0 स्पीड में था, बाद में इसे क्या किया, छोड़ दिया गया और ये नीचे की ओर गिर रहा है। तो बोला गया कि तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो कैसे निकालेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब क्योंकि u 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। अब ऑप्शन देखें, गिरने के कुल समय का पिंड के, तो समय के साथ तो ये ऐसे रिलेट है, यानी कि समय के वर्ग के समानुपाती है। तो आप देख लें, तो ये देखिए समय के वर्ग का समानुपाती होती है, तो डी हमारा सही जवाब है। यानी किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाए, छोड़ा जाए, तब हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान में रखें आप। नेक्स्ट, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल होगी। यानी ये देखिए, मान लीजिए ये एक मीनार है 40 मीटर की मीनार है। अब क्या हुआ, इसे गिराया गया, पत्थर गिराया गया। जैसे ही बोला गिराया गया, यानी कि u इक्वल टू 0, गिराया गया, छोड़ा गया, विराम से, ये सब का मतलब होता है u इक्वल टू 0, और u होता है इनिशियल स्पीड, शुरुआत वाला चाल या फिर वेग बोल दीजिए। अब क्या हुआ, इसे नीचे गिराया गया। तो सवाल में ये कहा है, जब ये ग्राउंड से टकराएगा उस समय इसकी स्पीड क्या होगी। तो दो फॉर्मूला आप ध्यान में रखें, ये अप्लाई करना आपके सवाल में कैसे क्या दिया हुआ है। √2gh टकराने के समय जो चाल होगी, और एक होता है u इक्वल टू जी टी। ये दो फॉर्मूला है आपके पास, ये सारा इसी से आया है। जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, फिर v बराबर u प्लस जी टी, इसी से आया है। तो आप डायरेक्ट इसे याद रखें। अब हमें चाहिए टकराने के समय जो स्पीड है, तो √2gh फॉर्मूला है, कैसे लगाएंगे। हमें हाइट दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा है, नहीं तो हम ये लगाते हैं। हाइट दे रखा है तो 2 गुने 9.8 और गुने में ये h कितना है 40। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 28 मीटर पर सेकेंड। आप सॉल्व करके देख लेना, 28 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट, यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो मकान की ऊंचाई होगी लगभग। इस बार आपको ऊंचाई दिया नहीं है, ऊंचाई पूछा गया है। तो ये मैं मान लूं कि ये h हाइट है, h हाइट की मकान है। अब बोला कि मुक्त रूप से गिरते हुए, यानी कि फिर से u इक्वल टू 0। तो ये मुक्त रूप से नीचे गिरा और इसे आने में टाइम कितना दिया, 4 सेकेंड। आने में लगा 4 सेकेंड। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हाइट निकालना हो तो हमेशा लगाएंगे, यहाँ पर h ले लीजिए, h निकालना हो तो हाफ जी टी स्क्वायर। 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक तो v इज इक्वल टू √2gh टकराते समय स्पीड, या फिर gt, और एक ये। चलिए निकालते हैं। हाफ g का वैल्यू मैं यहाँ 10 ले लेता हूँ कैलकुलेशन आसान करने के लिए, और आंसर भी करेक्ट आएगा। t स्क्वायर यानी कि 4 गुने 4, तो ये 2 से 2 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स, और ये आ जाएगा 80 मीटर। 80 मीटर हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है। शायद आप सब जानते हैं, अगर पृथ्वी पे g है, अगर अर्थ पे g है, तो चंद्रमा पे g/6, यानी पृथ्वी पे जो गुरुत्वीय त्वरण है उसके 1/6 है चंद्रमा पे। तो ये g से g खत्म, 6:1 रेशियो हो जाएगा। 6:1 हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु का पृथ्वी पर तथा चंद्रमा पर भार क्या होगा। तो भार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कई बार, भार क्या है, फोर्स है, और ये होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है, 10 kg। द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, चाहे पृथ्वी पर हो चाहे चंद्रमा पर हो, भार चेंज होता है। और पृथ्वी पे g का मान होता है 9.8, तो ये 98 न्यूटन आ गया भार किस पे, पृथ्वी पे। और हमें पता है कि जब हम चंद्रमा पे जाएंगे तब ये भार हो जाएगा 98/6। क्यों, क्योंकि g का मान हो जाएगा g/6। तो जब आप इसे भाग देंगे तो आएगा आंसर 16.3 न्यूटन, यानी कि 98 न्यूटन और 16.3 न्यूटन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, चांदी का अपेक्षित घनत्व यानी कि रिलेटिव डेंसिटी 10.8 है,
पानी का घनत्व 10 का क्यूब kg पर मीटर क्यूब है, ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा। देखिए, कभी भी हम जब आपेक्षिक घनत्व निकालते हैं किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, तो हम करते क्या है कि वस्तु का घनत्व बट्टे में भाग लगा देते हैं पानी के घनत्व से। तो देखिए, हमें इस सवाल में वस्तु के जगह पर क्या दिया है, चांदी। हमारा वस्तु क्या है, चांदी। तो चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है, 10.8 है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद पानी का घनत्व हमें दे रखा है ये मैंने यहाँ डाल दिया, kg पर मीटर क्यूब। चांदी का घनत्व पूछा है, चांदी का घनत्व को मैं d बोल देता हूँ यहाँ। चलिए, अब मैं d का मान निकाला, तो 10.8 इंटू 10 का क्यूब kg पर मीटर क्यूब। तो आप ऑप्शन में देख ले, 10.8 इंटू 10 का क्यूब kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा सही जवाब है। तो ये आपको पानी का घनत्व याद भी रखना है। आप इसे kg पर मीटर क्यूब में ऐसे याद रखें, या फिर पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखें। नेक्स्ट है, ग्रहों के गति के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो एक साइंटिस्ट थे केपलर, इन्होंने दिया था लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इन्होंने तीन लॉ दिया था, 3 नियम दिया था कि प्लेनेट कैसे घूमते हैं, किस पाथ में घूमते हैं, उसका टाइम और उसके बीच की दूरी के बीच क्या रिलेशन होता है। इस तरह से इन्होंने 3 लॉ दिया था, तो ये केपलर थे। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग जिसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, तो वो कितना है। मान लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है और यहाँ पे कोई वस्तु है। आपने बचपन में खेला होगा कि आपका कोई दोस्त है, तो आप दोनों साथ में शर्त लगाते थे कि देख मैं ये पत्थर को तेरे से ज़्यादा दूर फेंक दूंगा, देख मैं इस पत्थर को तेरे से ज़्यादा ऊंचा फेंक दूंगा। और कभी कभी ये बोलता था कि मैं तो इतना ऊंचा फेंकूंगा कभी वो पत्थर आएगा ही नहीं ज़मीन पे। तो क्या सच में कोई ऐसा स्पीड से हम फेंक सकते हैं किसी वस्तु को कि वापस वो पृथ्वी पे आए ही ना, वो अनंत में चला जाए। है, ऐसा स्पीड है। पृथ्वी के सतह से अगर आप किसी वस्तु को कम से कम इस स्पीड से फेंक दें, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, इस स्पीड से फेंक दें, ये न्यूनतम स्पीड है। इससे ज़्यादा फेंकेंगे तब तो वो आएगा नहीं लौट के। कम से कम अगर आप इस स्पीड से भी फेंक देते हैं तो वो कभी भी धरती पे लौट करके नहीं आएगा। तो इसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि ये एस्केप कर जाएगा पृथ्वी के सरफेस से, यानी कि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे वो एस्केप कर जाएगा, कभी नहीं आएगा लौट के। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हमारा सही जवाब है। हर प्लेनेट का एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होता है, हर प्लेनेट का अलग अलग होता है। ये हमारे अर्थ के केस में था। याद रखें कि अर्थ, हमारे पृथ्वी के केस में जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है √2gr। जी किसका, पृथ्वी का, आर किसका, यानी कि रेडियस किसका, पृथ्वी का। और इसी को सॉल्व करने पर आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये किसका था, पृथ्वी का। अगर आप किसी दूसरे प्लेनेट का निकालना चाहें तो उस दूसरे प्लेनेट पे जी का मान क्या है वो यहाँ पुट कर दीजिए, उस दूसरे प्लेनेट का आर का मान क्या है वो पुट कर दीजिए, फिर उसका निकल कर आ जाएगा। तो आप सन का एस्केप वेलोसिटी याद रख सकते हैं 614 किलोमीटर पर सेकेंड, और मून का भी याद रख सकते हैं 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। सन के सरफेस से इस स्पीड से फेंके तो कभी सन में लौट करके नहीं आएगा, सन पे लौट करके नहीं आएगा। तो ये था वीडियो गुरुत्वाकर्षण पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। साथ में दबाएं बेल आइकन हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।